नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन व्लॉग यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसको हिंदी में बोला जाता है। यानी कि जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में गॉस लॉ पढ़ा था, अब उसी के कुछ एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि हम गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉस लॉ से हम क्या निकालते थे? फ्लक्स निकालते थे, और फ्लक्स के थ्रू ही हम क्या करेंगे, यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो भी सिचुएशंस आएंगी। तो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नियर एन इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, यानी कि किसी इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आती है वो किस तरीके से आती है। अब इनफाइनाइटली चार्ज वायर ऐसा है कि बहुत लंबा सा वायर होगा, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। इसी को हिंदी में बोला जाता है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले एक क्या कर लेते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर की बात करिए तो उसमें क्या करते हैं, एक वायर में बना लेता हूँ, ठीक है। तो फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैलकुलेशन किस किस तरीके से हमने क्या क्या चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक वायर ले लेता हूँ। ये कोई वायर है, ठीक है। अब इनफाइनाइट लेंथ तो हम मैं प्रैक्टिकली तो बना नहीं सकता इनफाइनाइट लेंथ, तो इसकी क्या लूँगा मैं, कुछ यूनिट लेंथ के हिसाब से हम काउंटिंग करेंगे। लेकिन इसको एज्यूम करते हुए चलेंगे कि ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मतलब कि बहुत पतला सा वायर है जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है उसके किसके, उसके एरिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ, सबसे पहले जब भी हम गॉस लॉ लगाते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमें सर्फेसेज एज्यूम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ जो है आपके सिर्फ क्लोज सर्फेसेज पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो क्लोज सर्फेसेज एज्यूम करते हुए चलना पड़ेगा, तब जाके हम क्या करेंगे, इसका यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक वायर ले लिया जिसमें क्या है, इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है। अब ये चार्ज किस तरीके का प्रेजेंट है, तो जैसे लेटर सपोज मैं ले लेता हूँ, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। तो इसकी मैं क्या ले लेता हूँ, किसी यूनिट लेंथ पे, इसकी किसी यूनिट लेंथ पे मैं क्या बोलता हूँ, इस तरीके से प्लस चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी यूनिट लेंथ पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है, और इस लेंथ के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे कितना जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इस वायर से, जो ये वायर है, इससे कुछ डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज मैंने बोल दे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी प्रेजेंट है, जहाँ पे हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। या एक हमने क्या ले लिया, एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ले लिया जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। अब हमें इसको क्या करना है, क्लोज सरफेस बनाना है, तो किस तरीके से हम कैसा सरफेस लेंगे यहाँ। अब ये जो हमारा वायर होता है वो किस तरीके का होता है, किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सिलेंड्रिकल शेप का होता है तो इसके अराउंड क्या करना पड़ेगा, एक सिलेंडर एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसके अराउंड एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे, फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके अराउंड एक सिलेंडर एज्यूम कर लेता हूँ मैं, इस तरीके से। ये इस तरीके से क्या हो गया, इसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। ताकि इसको क्या करें, हम क्लोज करके हम इसमें काउंटिंग कर सकें, इससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम निकाल सकें। तो मैंने क्या कर लिया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, जो क्या है, इस वायर की यूनिट लेंथ, इस वायर की किस लेंथ पे, जैसे लेटर सपोज मैंने एल लेंथ पे, यहाँ से यहाँ तक की कुछ जो यूनिट लेंथ है इसी पे हम काउंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये पूरा वायर तो क्या होगा, काफ़ी लंबा चौड़ा होगा ना, आगे को और लंबा बढ़ते जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी यूनिट लेंथ पे यानी कि एल लेंथ पे हम क्या करेंगे, काउंटिंग कर रहे हैं, किसकी, गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट अस कंसिडर a wire having infinite लेंथ, ठीक है। तो ये वायर क्या है, हमने इनफाइनाइट लेंथ का ले लिया, लेकिन अब उसमें जो काउंटिंग करेंगे वो क्या करेंगे, वो उसकी पर यूनिट लेंथ के रिस्पेक्ट में करेंगे। इफ क्यू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट्स यूनिट लेंथ एल, ठीक है, उसकी यूनिट लेंथ एल पे क्या है, अगर क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में एक चीज़ पढ़ी थी क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अगर क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है,
अच्छा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वैसे ही यहाँ क्या होगा, चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आएगा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला है तो ये क्या है, ये वायर है, वायर के पास क्या है, सिर्फ लेंथ ही लेंथ तो है, इसका एरिया भी क्या है, नेग्लिजिबल है, और वॉल्यूम तो फिर होगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ इसके पास क्या है, एक ही तरीके की डायमेंशन है बोल सकते हैं, तो इसलिए क्या आ रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, अब चार्ज कितना है, क्यू, किस लेंथ पे, एल लेंथ पे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आ गई, क्यू अपॉन एल। इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1, इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये क्या है, मैंने यहाँ क्या ले रखा है, प्लस चार्ज ले रखा है। तो प्लस चार्ज के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लस के लिए क्या होती है, अगर प्लस चार्ज से क्या होती है, हमेशा बाहर की ओर। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्या होगा, बाहर की ओर। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चल रहा होगा। और ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, नीचे को, इस तरीके से। यानी कि वायर से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ई की। अब आगे देखते हैं, अभी तो हमने चार्ज डेंसिटी की बात कर ली। अब यहाँ हम बात करेंगे किसकी, अब ये जो क्लोज सरफेस ले रखा है, अब इस क्लोज सरफेस में देखते हैं हमने क्या ले रखा है, सिलेंडर ले रखा है। अब इस सिलेंडर में जो क्लोज सरफेस है, कितने तरीके के सरफेसेज आते हैं। तो इस सिलेंडर में क्या है, सबसे पहले तो एक सरफेस क्या है, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये वाला एरियल पार्ट यानी कि ये एरिया। दूसरा ये पार्ट आ गया। ठीक है, और तीसरा क्या आएगा, ये कर्व्ड वाला पार्ट, यानी कि सिलेंडर है ना, सिलेंडर का क्या हो गया, एक ये वाला खुला वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, और एक कर्व्ड पार्ट। और ये सारा का सारा क्या है, एक क्लोज्ड, यानी कि 3D, 3 डायमेंशनल है पूरी तरीके से। इसके अंदर क्या है, एक वायर क्लोज्ड है। अब देखते हैं, अब हमने जो सरफेस ले रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस कैसा ले रखा है, सिलेंड्रिकल। लेट अस कंसीडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, या गॉसियन सरफेस हैविंग हैविंग रेडियस आर। ठीक है, आर रेडियस का क्यों लिया, क्योंकि पी के पॉइंट था जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी थी। हैविंग रेडियस आर, पी इज द पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे क्या करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी, पी इज द पॉइंट वेर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या सीधे मैंने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये एक गॉसियन सरफेस ले लिया। अब इसमें क्या आएंगे, 3 तरीके के सरफेसेज आएंगे। तो एक सरफेस तो ये आ गया। ठीक है, ये इसको मैं बोल देता हूँ, इस साइड वाला सरफेस S1। ये सरफेस आ गया S2। और ये तीसरा है, ये कर्व सरफेस, ये क्या आ गया, S3। ठीक है, ये हो गया S1 सरफेस। S1 सरफेस में मैंने क्या ले लिया, एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले लिया, जिसके लिए मैं इसको मैं क्या बोल देता हूँ, DS1। क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, DS1 बोल दिया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये अगर सरफेस है तो क्या होगा, आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में। ऐसे ही S2 के लिए भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया काउंट कर लेता हूँ। स्मॉल एलिमेंटल एरिया, इसके लिए डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ, यानी कि नॉर्मल की तरफ क्या होगा, इस तरीके से। ये DS2 आ गया। और ऐसे जो तीसरा ले रखा है S3 के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ले लिया छोटा सा एलिमेंटल एरिया। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से। ये क्या आ गया, DS3। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर लिया, S1, S2 और S3 क्या ले लिया, 3 सरफेस ले लिया। अब इन्हीं के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, फ्लक्स काउंट करेंगे। तो देखते हैं फ्लक्स किस तरीके से आएगा। जो S1 और S2 सरफेस है, ये क्या है, ये फ्लैट सरफेस है, और S3 क्या है, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सिंस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंटेन्स 3 सरफेसेस। ठीक है, इसके पास क्या है, 3 सरफेसेज है, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले फ्लक्स थ्रू S1। ठीक है, S1 के थ्रू फ्लक्स देखते हैं। तो S1 सरफेस कौन सा है, S1 ये वाला सरफेस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा, इस डायरेक्शन में जा रहा। और इस सरफेस में क्या है, इस डायरेक्शन में क्या जा रहा, जो हमारा सरफेस का नॉर्मल है बेसिकली, यानी कि सरफेस की डायरेक्शन। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी वो क्या आएगी, अब स्मॉल एलिमेंटल एरिया है तो स्मॉल आएगी। ठीक है, स्मॉल स्ट्रेंथ जो आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, इसको मैं बोल देता हूँ
डी फाई वन क्या होता है, फाई इक्वस टू क्या होता है ई डॉट डी एस, तो यहाँ क्या आ जाएगा ई डी एस वन। ठीक है, अब ई तो क्या, ई सब जगह सेम ही होगा, तो ई डॉट डी एस वन आ गया, या इसी को क्या लिख सकते हैं, ई डॉट या ई डी एस कॉस थीटा, अगर डॉट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस वन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये क्या जा रहा है, जो सरफेस है ये क्या जा रहा है ऊपर की तरफ, इस सरफेस की बेसिकली सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ, और इस सरफेस की डायरेक्शन है इस तरफ, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा थीटा क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। तो देखते हैं अब, सिंस थीटा इक्वस टू 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी फाई वन इक्वस टू क्या आ जाएगा ई डी एस वन कॉस 90। ठीक है, और कॉस 90 कितना होता है जीरो, तो डी फाई वन की वैल्यू क्या आ गई जीरो। अब डी फाई वन की वैल्यू जीरो आ गई तो फाई वन यानी कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे, फाई वन इक्वस टू क्या होगा इंटीग्रेशन डी फाई वन, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो यहाँ से फाई वन इक्वस टू जीरो आ गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन टू। ठीक है, ये क्या निकाल दिया फ्लक्स थ्रू एस वन सरफेस। अब ऐसे देखेंगे फ्लक्स थ्रू एस टू सरफेस के लिए किस तरीके से, अब ऐसे देखते हैं फ्लक्स थ्रू एस टू सरफेस। ठीक है, अब एस टू सरफेस के लिए फ्लक्स किस तरीके से निकलेगा, अब सबसे पहले एस टू सरफेस को देख लेते हैं, एस टू सरफेस किस तरीके से, ये दिख रहा है एस टू सरफेस। ठीक है, जैसा एस वन के लिए निकाला, ठीक है, वैसे ही एस टू के लिए भी निकलेगा। एस टू के लिए स्मॉल एलिमेंटल एरिया डी एस टू कहाँ जा रहा है इस तरफ जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यानी इन दोनों के बीच में क्या बनेगा फिर से 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो देखते हैं क्या आता है फ्लक्स एस टू के लिए। ठीक है, तो एस टू के लिए फ्लक्स क्या आएगा, अब स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले रखा है, तो जैसे एस वन लिया था, एस वन के लिए क्या लिया था डी एस वन लिया था ना स्मॉल एलिमेंटल एरिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एस टू हो जाएगा जो हमने ले रखा है डायग्राम में। तो क्या आ जाएगा डी फाई टू इक्वस टू फ्लक्स इक्वस टू क्या आ जाएगा, ई तो सेम है ई डॉट डी एस टू या ई डी एस टू कॉस थीटा। ठीक है, अब ई डी एस टू कॉस थीटा, अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ भी क्या है थीटा क्या है 90 डिग्री एंगल बनाना है ना, सिंस थीटा इक्वस टू 90, तो डी फाई टू क्या आ जाएगा ई डी एस टू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो यहाँ से क्या मिल गया डी फाई टू की वैल्यू क्या मिल गई, डी फाई टू की वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई। डी फाई टू की वैल्यू जीरो आ गई तो क्या हो जाएगा, अब जो फाई टू आएगा बेसिकली उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी जीरो हो जाएगा। फाई टू क्या होता है इंटीग्रेशन डी फाई टू, यानी कि फाई टू की वैल्यू भी क्या आ गई जीरो। यहाँ से क्या मिल गया फाई टू भी मिल गया जिसकी वैल्यू क्या है जीरो है। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं सरफेस किसके लिए, कौन सा एस थ्री सरफेस के लिए। ठीक है, जो हमारा कर्व्ड सरफेस फ्लक्स थ्रू एस थ्री, तो एस थ्री के लिए देखेंगे तो किस तरीके से आ रहा है, ये है एस थ्री सरफेस। एस थ्री में क्या जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, और डी एस थ्री यानी कि जो सरफेस का एलिमेंटल एरिया है वो भी किस डायरेक्शन में जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ सरफेस एरिया किस तरीके से निकलेगा, या हम फ्लक्स किस तरीके से निकाल। ठीक है, तो देखते हैं फ्लक्स थ्रू एस थ्री के लिए किस तरीके से निकलेगा। ये एस थ्री जैसे आपको दिख भी रहा है, तो क्या हो जाएगा स्मॉल, यानी कि डी फाई थ्री इक्वस टू क्या आ जाएगा ई डॉट डी एस थ्री, या इसी को क्या लिखेंगे ई डी एस थ्री कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, सिंस थीटा इक्वस टू यहाँ जीरो डिग्री, इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाँ वेक्टर में लिखना रहेगा तो इस तरीके से इसमें कोई दिक्कत नहीं, या ई डी एस थ्री कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई जीरो डिग्री, तो यहाँ से डी फाई थ्री इक्वस टू क्या आ जाएगा ई डी एस थ्री कॉस जीरो। अब कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो तो वन होता है, तो कितना आ गया ए इंटू डी एस थ्री। ये तो क्या आ गई डी फाई थ्री की वैल्यू। अब डी फाई थ्री की वैल्यू तो आ गई, अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, अब ये तो डी फाई थ्री आया है, अब हमें फाई थ्री निकालना पड़ेगा। अब फाई थ्री किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। अब फाई थ्री इक्वस टू क्या होगा इंटीग्रेशन डी फाई थ्री। ठीक है, अब यहाँ डी फाई थ्री क्या है, इससे पहले तो क्या गया जीरो जीरो आ गया था सीधा सीधा हो गया था, बट अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ क्या है ई इंटू डी एस थ्री है। ठीक है, ई तो कांस्टेंट हो गया, ई को तो बाहर ले लिया, अब इंटीग्रेशन किसका होगा डी एस थ्री,
यानी कि DS3 का आप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, DS3 यानी कि जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया आया था उसके रिस्पेक्ट में हमें टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना, ये स्मॉल एलिमेंटल एरिया था। अगर पूरे एरिया की बात करेंगे तो क्या पूरा एक कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया लेना है तो हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और क्या चाहिए, रेडियस। ठीक है, तो क्या है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, बस सिंपल सा है। तो देखते हैं, E × DS3 आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन DS3 की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। अब क्या होता है, इंटीग्रेशन DS3 क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो क्या होता है 2πRL, RH होता है बेसिकली। 2πRH होता है, तो क्या हो गया, ये R यहाँ ये है और H की जगह क्या है यहाँ L लेंथ हो गई। ठीक है, बस सिंपल सा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2πR × L। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, इसको भी रीजन भी देते हैं, सिंस इंटीग्रेशन DS3 इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2πRH। ठीक है, जो ये मेंसुरेशन में आपने क्लास 10th में पढ़ा है। ठीक है, कुछ 11th में भी देखा होगा। अच्छा, ये तो इस तरीके से क्या हो गया, फाई 3 निकल गया। तो फाई 3 की वैल्यू क्या हो गई, E × 2πRL। ये इसको इक्वेशन क्या बोल देता हूँ, 4। अब जो हमारी इक्वेशन आई थी फाई 1, फाई 2 और फाई 3, अब जो टोटल फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स की बात करें तो फाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है, अब ये टोटल फ्लक्स आ गया तो यहाँ फाई इक्वस टू क्या आ जाएगा, फाई 1 की जगह 0, तो कितना आ जाएगा, फाई 2 की जगह भी 0, और फाई 3 कितना है, E × 2πRL, E × 2πRL। तो यहाँ से फाई इक्वस टू क्या मिल गया, E × 2πRL। ठीक है, ये क्या आ गया, इसको इक्वेशन में बोल देता हूँ A। ठीक है, अब ये क्या मिल गया हमें, नेट फ्लक्स मिल गया है। अब टोटल फ्लक्स मिल गया है तो आप क्या करेंगे, अब गॉस लॉ अप्लाई करते हुए देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। अब देखते हैं गॉस लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू गॉस क्या होता है, फाई इक्वस टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन बी। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन ए एंड बी से, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, यहाँ से क्या मिल गया, फाई इक्वस टू फाई, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वस टू क्या मिल गया, E × 2πRL। अब यहाँ से अगर हम ई की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ई को अकेला कर देते हैं इस साइड, और ये वाला पार्ट पूरा क्या अपॉन में चले जाएगा। ठीक है, तो ई इक्वस टू क्या मिल जाएगा, 1/2πRL क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से ये क्या आ गया, ई की वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा अरेंज वे में लिखते हैं, और जो हमने स्टार्टिंग में लीनियर चार्ज डेंसिटी थी उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ से ई इक्वस टू क्या आ जाएगा, 1/, जैसे 4π एप्सिलॉन नॉट होता है तो यहाँ क्या आ गया 2π एप्सिलॉन नॉट, इनको मैंने एक साथ लिख लिया। और क्या है, क्यू अपन एल को एक साथ लिख लिया, और क्या बचा था, एक आर बचा है, तो 1/r इसको भी अलग से लिख लिया। तो क्यू अपन एल की जगह क्या लिख सकते हैं हम, स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था क्या था, लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्यू अपन एल की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से ई इक्वस टू क्या आ जाएगा, 1/2πε0, क्यू अपन एल की जगह लैम्डा आ गया, लैम्डा अपॉन यहाँ क्या है आर। तो ये क्या आ गई, ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यानी कि हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में अगर ई की वैल्यू लिखें तो वो क्या आता है, ई इक्वस टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस, जिसमें क्या कर रहे हैं हमने, एक गॉसियन सरफेस ले रखा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर के पास में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था पी पॉइंट पे, जिसके लिए हमने काउंटिंग करी। अब यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, अब यहाँ से अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो किस तरीके से आ रहे हैं, ई ई के है, अगर ई को हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या मिल रहा, 1/r मिल रहा ना। यानी कि अगर किसी लीनियर चार्ज्ड वायर के रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि उसकी डिस्टेंस जितनी दूर होगी उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा। और अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ भी बना देता हूँ, कभी कभी एग्जाम आ जाता है तो उसको भी आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो अगर ग्राफ प्लॉट करें तो एक साइड क्या होगा, एक साइड में बोल देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है जैसे इस डायरेक्शन में, और यहाँ क्या चल रही, यहाँ लेंथ चल रही। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ क्या करना है आपको, सिंपल सा क्या याद रखना है, सी टाइप का बना देना है ऐसा। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया, किसके लिए,
इस सिनेरियो के लिए, ठीक है। इस सिनेरियो के लिए एक ग्राफ हो गया और जो रिलेशन आया वो क्या आया, आर के रिस्पेक्ट में जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होते जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया किसके लिए, फर्स्ट केस, और यहाँ गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन ये होगी, ठीक है। तो इस तरीके से